गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपनी पिछली वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसी की टाउन प्लानिंग को आगे डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानी गई है, तो ये सिविलाइजेशन जो थी ये 3 देशों में, आज के टाइम में हम देखें तो ये 3 देशों में फैली हुई थी। दैट इज़ इंडिया, ये पाकिस्तान एंड दिस इज़ अफ़गानिस्तान। तो ये 3 देशों में डेवलप थी और ये अपनी समकालीन तीनों सभ्यताओं यानी मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइना, इन तीनों में ये सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। अब हम इसकी जो है मैंने परसों आपको इसका द ग्रेट बाथ के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि ये ग्रेट बाथ कैसे था। ये जो था चारों तरफ से कॉरिडोर से घिरा हुआ था। ये देखो, ये बेटा इसको हम कॉरिडोर बोलेंगे। चारों तरफ से ये गलियारा है, इससे ये घिरा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि ये कौन सी शेप में था। ये रेक्टेंगल शेप में था। नीचे जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई थी। इसका जो फ्लोर था वो सारा ईंटों से बना हुआ था और जलाशय का जो पानी था वो एक बड़े नाले में, ये नाला बना हुआ है, नाले में जो था वो बहा दिया जाता था। और ये इतना बड़ा विशाल स्नानागार था कि हमें पता चलता है कि इसका यूज़ किसी न किसी रिचुअल पर्पस के लिए यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो इसका किया जाता था, यूज़ किया जाता था। अब हम देखते हैं कि इसी को मैंने आपको ये मूवी में से मैंने लिया है, मोहनजोदाड़ो मूवी में से। ये विशाल स्नानागार था। ये देखो, ये रेक्टेंगल शेप में है। ये इसके चारों तरफ जो है ये गलियारा है जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। ये गलियारा है। फिर नीचे जाने के लिए स्टेयर्स हैं, ठीक है। और इसका जो गंदा पानी था, जब पानी गंदा हो जाता था तो इसके साइड पे अंडरग्राउंड जो था वो नाला बना हुआ था जिसमें से पानी बाहर निकल जाता था। और ये आसपास देखो लोग खड़े हैं, तो ये किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ किया जाता था, इससे पता चल रहा है। इसके बाद अब हम इसकी टाउन प्लानिंग को देख लें ज़रा कि ये टाउन प्लानिंग कैसी थी। ये मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर जो शहर बसा था इसको हम दुर्ग कहते थे, जहाँ पर हमें काफ़ी मतलब बड़े बड़े घर मिले हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं। ये जो द ग्रेट बाथ है वो भी हमें यहीं पर ही मिला है। ये मोहनजोदाड़ो की पिक्चर है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं कि नीचे पूरा शहर बसा हुआ था, जो जिसे हम लोअर टाउन या निचला शहर कहते थे, जहाँ पर आम लोग रहा करते थे। ये देखो इसका मैप है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से मैंने लिया है। और अगर ये पेपर में आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे इमेज आ जाती है तो इसे आप दिमाग में बिठा लो कि ये लोअर टाउन की जो है वो मैप बना हुआ है। ऊपर से देखें तो हम ये लोअर टाउन बना हुआ है और ये जो है काफ़ी बड़े एरिया में था। हमने परसों जो था दुर्ग के फीचर्स देखे थे, आज हम जो है इस निचले शहर के फीचर्स देख रहे हैं। यह दुर्ग के मुकाबले में हम कहेंगे ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। यह भी चारों तरफ से जो था वो दीवार से घिरा हुआ था। और फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर कई भवन जो थे वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। चबूतरा मतलब प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे। यह चबूतरे जो थे फाउंडेशन का काम करते थे, क्योंकि नेचुरली ये बहुत बड़े एरिया में था, तो इसको बनाने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ी होगी। इसके बाद हम इसका ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी के निकलने की व्यवस्था। देखो बेटा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये इसकी कंटेम्प्रेरी जो थी वो सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशन थी। लेकिन हमारे देश की सिविलाइजेशन इन तीनों से ज़्यादा डेवलप थी। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, इस चीज़ को याद रखना कि ये नगरीय व्यवस्था थी। तो यहाँ पर पानी के निकलने की व्यवस्था बड़े खूबसूरत ढंग से की गई थी। मेसोपोटामिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग घरों का जो गंदा पानी होता था वो गलियों में बहा देते थे, क्योंकि वहाँ कोई ड्रेनेज की सिस्टम ही नहीं था। तो गलियों में हमेशा गंदगी और जो था स्मेल बनी रहती थी।
अब हम देखते हैं कि इनका कैसे सिस्टम जो था वो डेवलप था। हम ये देखते हैं कि हमें जो खुदाई से हमें एविडेंस मिले उनसे हमें ये पता चलता है कि ये पहले गलियाँ बनाते थे, फिर नालियाँ बनाते थे और फिर जो थे ये घर बनाते थे। इनके अगल बगल में जो थे वो घर बने होते थे, ठीक है। और ये नालियाँ जो थी वो ढकी होती थी। ढकने के लिए जो भी लिड का या पत्थर का प्रयोग करते थे उसे इसके साथ सीमेंटेड नहीं किया गया था। जब भी गलियों को साफ़ करना होता था तो वो पत्थर हटा दिया जाता था और गलियों की सफाई, नालियों की सफाई की जाती थी। फिर हम इस नाली को देखो डिटेल में देखते हैं कि ये नाली थी और ये नालियाँ सारी जो थी एक दूसरे को 90 के एंगल पर काट रही थी। इवन यहाँ की जो गलियाँ थी, सड़कें थी, वो भी सब 90 के एंगल पर काटती थी। ये इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब भी 90 के एंगल पर सड़कें होती हैं तो हवा चलती है, वो अपने आप ही साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि उनका मेंटल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा था। ये अभी दुनिया की फ़र्स्ट सिविलाइजेशन ही थी, यानी कि दुनिया में इंसान ने विकसित होकर सबसे पहले यहाँ पर रहना शुरू किया था और उसका माइंड कितना डेवलप हो चुका था। इसके बाद अब हम इनके लोअर टाउन के बारे में जो है ये देखते हैं कि इनका लोअर टाउन कैसा था, इनके घर कैसे थे। तो हम बताएंगे कि इनके जो घर थे वो काफ़ी ज़्यादा नियोजित थे, प्लान थे। इनके हर घर में एक जो था आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। और आंगन का काम क्या होता था, आंगन में बैठकर ही ये सारी अपनी डेली एक्टिविटीज़ किया करते थे। कमरों का यूज़ तो कम ही करते थे, घर में ही खाना बनाते थे आंगन में ही। और वहाँ पर लेडीज़ वीविंग का काम यानी कपड़ा बुनने का काम भी करती थी। और हमें ये भी पता चला है कि ये लोग प्राइवेसी जो थे ये बहुत पसंद करते थे। प्राइवेसी का मतलब कि इनको एकांत रहना बहुत पसंद था। इनका जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर हमें जो घर मिले हैं, हमें पता चला है कि इनकी दीवारों में कोई विंडोज़ ही नहीं होती थी। विंडोज़ इसलिए नहीं बनवाते थे कि ताकि कोई इनके घरों में ताक झांक ना कर सके। हाँ, ऊपर अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वहाँ पर विंडो ज़रूर होती थी, लेकिन नीचे वाली फ्लोर पे विंडो बिल्कुल भी नहीं होती थी। और इनके हर घर के बीच में 1 फुट का डिफरेंस होता था ताकि इन लोगों की प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। और हमें ये भी पता चलता है कि इनका जो मुख्य द्वार था, यानी ये जो इनका मेन एंट्रेंस गेट होता था, वो ऐसे बना होता था कि घर के अंदर या आंगन में कोई ना देख सके। आज भी देखो कि हमारे कई घरों में एंट्रेंस गेट ऐसे होते हैं कि कोई अंदर ना देख सके। कई लोगों का काम होता है ताक झांक करना, तो वो सड़क पर चलते हुए भी अंदर देखते जाते हैं। तो वो इस तरीके से बनाते थे कि कोई इनके घरों को ना देख सके, अंदर का ना देख सके। इसके बाद हर घर में अपना एक बाथरूम होता था जिसका फर्श ईंटों का होता था। और स्नान घर का यानी जो गंदा पानी होता था वो नाली के ज़रिए फ्लश कर दिया जाता था बाहर की नाली में। और हमें कुछ घरों में छत पर जाने के लिए स्टेयर्स भी मिली हैं और कई घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं एंट्रेंस में ही बना दिए जाते थे, एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे कि कोई भी आने जाने वाला यात्री उनको यूज़ कर सके। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदाड़ो में हमें लगभग कोई 700 के करीब जो है वेल्स मिले हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। आप सभी को पता है कि आपके इस बार फाइनल एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस जो हैं फाइनल में आएंगे। तो इसलिए आप हर लाइन को, हर चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ो और समझते जाओ, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कैसे आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा समाज में भिन्नता का अवलोकन। देखो, हर सोसाइटी में जो है सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है अमीर गरीब का भेदभाव। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी अमीर गरीब थे। अब उसको जानने के लिए हिस्टोरियंस कौन से तरीके अपनाते हैं, तो उनमें से एक तरीका है शवाधान को स्टडी करना, यानी ब्यूरल्स की स्टडी करना। देखो, हमारे जो आप बड़ी क्लासेस में आकर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर पढ़ोगे तो हमें पता चलेगा कि इंडस वैली लोग 3 तरह से जो थे वो दाह संस्कार किया करते थे, क्रिमिनेशन करते थे।
एक तो वो जला देते थे या फिर दफना देते थे या फिर खुले में छोड़ देते थे। जंगल वगैरह में डेड बॉडीज़ को ऐसे ही फेंक देते थे ताकि गिद्ध वगैरह खा जाए। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपके लेसन में बस इतना ही बताया गया है कि डेड व्यक्ति का जो क्रिमिनेशन था वो दफना कर करते थे। तो हम इसी तरीके को देख लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडीज़ को जब दफनाते थे तो हमें कई ग्रेव्स मिली हैं, यानी कब्रें मिली हैं। तो कई ग्रेव्स की जो शेप है वो एक दूसरे से अलग अलग है। जो कई कब्रें हैं उनको ईंटों से चिनाई की गई है, यानी कि चारों गड्ढा पिट खोद कर उसके चारों तरफ ईंटें लगा दी गई हैं। और जो उसके साथ जो आभूषण वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह साथ में दफना दिए गए थे। तो हमें ये पता चलता है कि जो गरीब लोग थे उनकी ग्रेव सिंपल मिट्टी की बनी होती थी और उनके साथ सिंपल चीज़ें जैसे मिट्टी के बर्तन, मतलब सस्ती सी चीज़ें दफना दी जाती थी। और जो रिच होते थे उनकी ग्रेव्स ईंटों से बनी होती थी और उनके साथ महंगे ऑर्नामेंट्स जो थे वो दफनाए जाते थे। अब ये क्यों दफनाते थे? इनको ये लगता था कि दोबारा से डेड बॉडी में जान आएगी, मतलब रीबर्थ होगा और उसको इन सब चीज़ों की कब्र में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये चीज़ें ये दफनाते थे। या फिर ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद जो है उनको इन चीज़ों का प्रयोग करेंगी ये चीज़ें, ये आत्माएं, ये डेड बॉडीज़, इसलिए वो दफनाते थे। और हमें पुरुष तथा महिला दोनों की ही ग्रेव्स में हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम जो ऑर्नामेंट्स का प्रयोग था वो पुरुष और स्त्री दोनों ही किया करते थे। और कुछ कब्रों में हमें तांबे के दर्पण, कॉपर के हमें मिरर्स और मोतियों से बने हमें आभूषण भी मिले हैं। देखो मिस्र की जो सिविलाइजेशन थी वो हमारी समकालीन सिविलाइजेशन थी। वहाँ पर भी हमें ब्यूरल्स मिले हैं। वहाँ देखो ब्यूरल्स कैसे हैं, हम इस इमेज में देखते हैं। ये है मिस्र के पिरामिड्स, ठीक है। ये देखो ये दुनिया के 7 वंडर्स में आते हैं ये पिरामिड्स। ये कब्रें हैं ऊंची ऊंची और इनके नीचे जो है वो डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है। और ये हमें रॉयल फैमिली की कब्रें मिली हैं, यानी कि राजा या उसके कोई रिलेटिव को दफनाया गया। तो इनके अंदर जो डेड बॉडीज़ रखी गई थी उनको हम ममीज़ कहते हैं। और इन डेड बॉडीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें जो थी वो दफनाई गई थी। तो इनको जो इट मीन्स ये लोग ये भी रीबर्थ में बिलीव करते थे और साथ में ये बिलीव करते थे कि इन डेड बॉडीज़ को भी जो है इन कॉस्टली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है इस तरह की ब्यूरल्स हमें मिले हैं, लेकिन इन ब्यूरल्स के साथ हमें इतनी महंगी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिली हैं, लेकिन इतनी महंगी नहीं है जितने कि मिस्र और यहाँ पर हमें मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो इजिप्ट के लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगी चीज़ें दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और तरीका कौन सा है कि हम उपयोगी यानी जो यूजेबल आइटम्स हैं और डेली यूज़ के आइटम्स हैं और लग्ज़री गुड्स को हम स्टडी करते हैं। देखो उपयोगी चीज़ें वो होती हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं। जैसे हमें चक्कियाँ मिली हैं, सुइयाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऑन द अदर हैंड जो लग्ज़री गुड्स हैं वो हैं जो कि काफ़ी रेयर हैं और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई हैं, जैसे कि फायांस के बर्तन। इसका ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये देखो ये जो है हमारे फायांस के बर्तन हैं, दिस वन। ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं, इसमें जो है सिलिका प्लस जो है इसमें गम प्लस कलर, इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से बनाया जाता था। और ये वाले जो बर्तन हैं हमें बहुत कम मिले हैं और उन जगह पर मिले हैं जहाँ पर रिच लोग रहते थे, जैसे कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में काफ़ी मिले हैं। लेकिन बाकी जो छोटी बस्तियाँ हैं वहाँ पर हमें इस तरीके के बर्तन नहीं मिले हैं।
हमें वहाँ पर सिंपल मिट्टी के बर्तन जो हैं वो मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो थे जहाँ पर हमें ऐसे महंगी चीज़ें और रेयर और प्रीशियस चीज़ें मिली हैं, उनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पर रिच लोग रहते थे। और सोना भी हम ये मानते हैं कि उस टाइम काफ़ी प्रीशियस था, क्योंकि ये भी हमें बहुत कम मिला है। हो सकता है कि ये आज की तरह ही काफ़ी महंगा रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इन आज जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना और याद करके अपनी कॉपी में लिख लिख के देखना। अब इन्हीं में से आपका सितंबर एग्ज़ाम आएगा, इसलिए इस रिवीजन को प्लीज़ भी सीरियसली लेना और रोज़ का काम रोज़ करना। ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटा। गॉड ब्लेस।